बहुत सिंपल टॉपिक है. So the definition of percentage is परसेंट. सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100. अच्छा वो लाइट गया तो ये जो माइक है उनका बंद हो गया बैकग्राउंड. ओके, सो व्हाट वाज आई डिस्कसिंग? परसेंटेज. परसेंट मतलब पर 100. 100 में से कितने मार्क्स मिले. जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे टेस्ट में 25 में से 20 मार्क मिले. So out of 100 how much I got, that is called as my percentage marks. So same thing, percent means per 100 or out of 100. ठीक है, we write it symbolically like this. We can also say the 100th part means out of 100 equal parts, each part is known as its 100th part. Means 7 upon 100, it is called as 7 hundredths. 13 upon 100 means 13 hundredths. Out of 100 marks, total 13 marks I got, like that. Okay. Whenever we are given like this x percent, we can always convert it into fraction like this, x upon 100. Okay, 9%, 9 upon 100, 15%, 15 upon 100. अभी यहाँ पे नीचे हमें ये सारे कन्वर्जन के रूल्स दिए हैं. बहुत बहुत सिंपल है एकदम. उसको समराइज कर लेते हैं. समरी ऑफ दोज रूल्स इज लाइक दिस. समझो, मुझे अगर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ओके, या फिर फ्रैक्शन बोलो या रेशो बोलो, तो हम क्या करेंगे? समझो मेरे पास x परसेंट दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त इस x को हम खाली 100 से डिवाइड करेंगे बस. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 5%, सो इट विल बिकम फ्रैक्शन में वो 5/100 आएगा. ऑफ कोर्स उसको सिंप्लीफाई करो 1/20. रेशो में लिखते वक्त हम इसको 1:20 ऐसा लिख डालेंगे. ठीक है, फ्रैक्शन को रेशो में हम ऐसा लिख सकते हैं. ये पहला कन्वर्जन. तो परसेंट को फ्रैक्शन और रेशो में कन्वर्ट करते वक्त हमें एक्चुअली क्या करना रहता है? डिवाइड बाय 100. वी नीड टू डिवाइड बाय 100. सेकंड कन्वर्जन, अगर कोई हमें फ्रैक्शन या रेशो में ऑलरेडी दिया हुआ है एक्सप्रेशन कोई भी, उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है. समझो मुझे 3 मार्क्स मिले आउट ऑफ 8 मार्क्स. इसको परसेंट में कन्वर्ट करते वक्त हमें we have to multiply by 100. 3/8 into 100, that is अभी कितना परसेंटेज मार्क्स मुझे मिले वो हम कैलकुलेशन. 4 2 जा 8, 4 25 जा 75/2, these many percentage. ओके, तो ऐसे हम फ्रैक्शन और रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करते वक्त क्या करते हैं? वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. बस यही उन्होंने पूरा लंबा चौड़ा करके सिनॉप्सिस में दिया हुआ है. हाँ, समझो इस फ्रैक्शन को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तब वो परसेंट में कन्वर्ट होगा. ओके, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. यही दिया हुआ है एग्जांपल के साथ. बाद में परसेंटेज एज रेशो, मतलब देखो अगर कोई भी परसेंटेज हमें दिया है 19%, दैट मीन्स इट इज द रेशो विल बी 19:100. रेशो में कन्वर्ट करते वक्त हमें अपॉन 100 लिखना है, 100 से डिवाइड करना है इन शॉर्ट. और अगर पहले से हमें रेशो दिया है और उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, वैसे ही अगर मुझे परसेंटेज दिया हुआ है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो दैट इज ऑल्सो सेम वे. इसका मैं सेपरेट ये टाइप बना के बता रहा हूँ. डेसिमल का तीसरा टाइप लेंगे. समझो मुझे पहले से ही एक नंबर डेसिमल में दिया हुआ है और उसको मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल 0.25, तो इस डेसिमल को पहले आप फ्रैक्शन में लिखो ना, 25/100. और ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में, अभी फ्रैक्शन को ये फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया. फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बोला था? वी हैव टू डिवाइड बाय 100. ठीक है ना. सो 25/100
divided by 100, so it will become actually 0.25, ये 0.25 है अपॉन 100 है, तो 0.0025% इतना उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करते वक्त करना क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 25/100 है तो इसको 25% लिख डाला, that is all right, but that is not the way to convert into percent. The way to convert into percent is पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखो और फिर फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करो, ये जो सेकंड रूल है, we multiply by 100. Oh sorry, I forgot to, we don't have to divide, we have to multiply, I am sorry. फ्रैक्शन और रेशो अगर दिया हुआ है तो we have to multiply by 100, I am sorry. तो यहाँ श्योरली 25% आएगा, आई एम सॉरी। तो याद रखो, डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बाद में मल्टीप्लाई बाय 100, सो 25% विल बी द आंसर। और चौथा टाइप हम ऐसा बोल सकते हैं कि परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही है कि समझो मैंने 25% लिखा तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन में 25/100 आएगा, फिर उसका डेसिमल 0.25 आ जाएगा। ये बहुत आसान है, ये सारे कन्वर्जन आपको आने चाहिए, दैट्स ऑल। विद दिस वी कंप्लीट द थियरी पार्ट ऑफ परसेंटेज चैप्टर। एक दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इंक्रीज इन परसेंटेज इज इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। ये दो फॉर्मूले आप याद रखो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बताया गया कि 90 को 20% से बढ़ाओ, तो पहले 90 का 20% हमें निकालना पड़ेगा। 20% ऑफ 90, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 20% मीन्स 20/100। यहाँ ये गलत हो गया, ये चेंज करो, 20/100 इंटू 90, तो ये कैलकुलेशन, तो ये आया 18। मतलब 1990 का जो 18 है ये 20% पार्ट है, 90 के 20% 18 आएंगे। और हमें इंक्रीज 90 बाय 20% ऐसा बोला गया, तो 18 उसमें ऐड कर दो, इंक्रीज करना है मतलब अभी ऐड करो। सो वी विल गेट 108 एज द आंसर। डिक्रीज 60 बाय 25%, तो 60 का 25% मतलब 1/4 ऑफ 60 विल बी 15, और 60 में से 15 माइनस करना है, डिक्रीज करना है, सो वी विल गेट द आंसर एज 45। ओके, कभी कभी ये डिक्रीज परसेंट इंक्रीज परसेंट अगर पूछा गया तो फिर ये यूज करना है कि डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, या फिर इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है, अभी इतना आसान वर्कशीट है कि आप बिल्कुल बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। खाली ये याद रखना है कि ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ जहाँ परसेंटेज है उनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। सो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऑन टाइम आप अगर वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो फटाफट हम ये चैप्टर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आप कल तक ये दोनों वर्कशीट सॉल्व कर पाएंगे तो ये चैप्टर मैं अनाउंस कर देता हूँ कि ये खत्म हो गया। आई मे नॉट solve each and every question in the class. First you all solve, if there are any doubts those we will discuss. ठीक है, ये हुआ। सर कितने क्वेश्चन है सर इन दो में? देख लो ना, आपके पास जेरोक्स है ना। वर्कशीट 1 में 26, वर्कशीट 2 में 33, बस 50 क्वेश्चन है, लगभग 60 क्वेश्चन। (26 + 33) सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, पहले सॉल्यूशन देख लेने का डाउट पूछने के पहले, और फिर अगर फिर भी डाउट आता है तो फिर पूछने का। With this we complete this chapter percentage. Okay, आप सोच रहे थे ना कि सर सिलेबस इतना पीछे क्यों है,
सो दिस इज द रीजन, इवन इफ अदर चैप्टर जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट है. अगला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, दैट आई विल स्टार्ट नाउ. Everyone should pay full and proper attention. I already taught this chapter to 7th standard अभी recently, और यही क्वेश्चन है उनको भी वर्कशीट में, क्योंकि थियरी तो नहीं बदलता और क्वेश्चंस भी इन्होंने यही डाले. सो ओके, इसीलिए मैं बस ये रिवाइज कर रहा हूँ एक बार. ये ऑलरेडी आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे प्रॉफिट एंड लॉस. हाँ, तो देखो समझो, अच्छे से समझ लो. समझो मैं एक शॉपकीपर हूँ. मैंने परचेसिंग करते वक्त क्या किया कि आई परचेस्ड शुगर with a cost of 30 rupees per kg and I purchased around 100 kg sugar. तो टोटल इस केस में मुझे खर्चा कितना आया, 30 rupees per kg multiplied by 100, total 3000 rupees. So this is called as CP, cost price. Cost price खरेदी किंमत, in मराठी खरेदी किंमत म्हणतो आपण त्याला. So this much it costed for me. अभी मैं शॉपकीपर हूँ तो मुझे तो बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 35 रुपीज पर केजी शुगर बेचूंगा. तो हर एक किलो पे मुझे 5 रुपए का मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. सो टोटल आई विल गेट 100 केजी का टोटल मुझे मिलेगा 3500 रुपीज. दिस इज कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस, विक्री कीमत. ओके, अभी आप ही देख सकते हैं यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस जो है it is greater than the cost price, so therefore that means there is profit. इथं नफा आहे, and profit is nothing but selling price minus cost price, SP minus CP. This is our first formula. Profit is equal to SP minus CP. Of course SP has to be greater than CP. ठीक है. दूसरा एग्जांपल यहाँ दिया है. समझो मेरे पास मैंने पोटैटोज परचेस किए 50 kg and the cost is 10 rupees per kg. टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे आया 500 रुपीज. मैं समझो सब्जी मार्केट में सब्जी बेचता हूँ, तो मुझे 500 रुपीज में मैंने ये परचेस कर लिया. ये हुआ कॉस्ट प्राइस. अभी क्या हुआ कि थोड़ा 2 दिन के बाद मेरे पास जो पोटैटोस थे मैं नहीं सेल कर पाया. अभी पूरे के पूरे 50 किलो थोड़े से सॉफ्ट पड़ गए और खराब हो गए थोड़े, तो मुझे कॉस्ट उनका कम करना पड़ा. 8 रुपए में ही मुझे बेचना पड़ रहा है, 8 रुपीज पर किलो. तो मुझे खाली 400 रुपए आएंगे टोटल. सो सेलिंग प्राइस इज 400. सो इन दिस केस व्हाट वी कैन सी, कॉस्ट प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस 400 है. मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, खरीदी कीमत ज्यादा है. So here there is loss, and loss means loss can be calculated as CP minus SP, cost price minus selling price. ठीक है. बस इन दोनों फॉर्मूले को घुमा फिरा के हमें मिलेगा SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP. इस फॉर्मूला में CP को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट. इसी को CP अगर कैलकुलेट करना है तो, और लॉस के फॉर्मूले को घुमा फिरा के लिख सकते हैं CP इक्वल टू लॉस प्लस SP और SP इक्वल टू CP माइनस लॉस. तो ये 6 फॉर्मूले आप सब लोगों को समझ में आ गए होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे. नेक्स्ट, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालते वक्त आपको पता है कि ओरिजिनल वैल्यू हमें पता रहना चाहिए. तो जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस इज कंसिडर्ड एज द बेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू. सो कॉस्ट प्राइस मतलब ऐसे आपको पता है ना, परसेंटेज निकालते वक्त हम ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स. तो यहाँ टोटल मार्क का काम कॉस्ट प्राइस करता है, याद रखना. सो द फॉर्मूला इज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. प्रॉफिट कितना आया डिवाइडेड बाय द टोटल बेस प्राइस दैट इज कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. प्रॉफिट परसेंट का दूसरा नाम है गेन परसेंट ऑल्सो. वैसे ही लॉस परसेंट का फॉर्मूला आएगा लॉस अपॉन CP इंटू 100. ओके. अभी
ये दो फॉर्मूले अगर आपको समझ में आए तो बस आपको पूरा चैप्टर अगला समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अभी ये जो बचे हुए 4 फॉर्मूले हैं, दे आर एसपी के 2 फॉर्मूले हैं, सीपी के 2 फॉर्मूले हैं। और आप देख सकते हैं कि एसपी के 2 फॉर्मूले जो है उसमें मुझे सीपी और गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट पता रहना चाहिए, या तो सीपी और लॉस परसेंट पता रहना चाहिए, तो फिर हम एसपी निकाल सकते हैं। और सीपी के 2 फॉर्मूले हैं जहां पे मुझे एसपी और गेन परसेंट या तो एसपी और लॉस परसेंट पता रहना चाहिए, ताकि मैं सीपी फाइंड आउट कर सकूं। अभी ये 4 फॉर्मूले आए कैसे, सो दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर। Ninth formula is selling price is equal to 100 plus gain percent upon 100 into CP। अभी देखो रिसेंटली हमने फॉर्मूला देखा, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अभी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि गेन परसेंट इंटू सीपी, सीपी को राइट में सॉरी लेफ्ट में शिफ्ट करो और 100 को भी लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो गेन का वैल्यू हमें इतना मिलेगा। और अभी अभी हमने देखा कि सेलिंग प्राइस इज गेन प्लस सीपी, वो जो 4 फॉर्मूले पहले सॉरी 6 फॉर्मूले देखे थे, प्रॉफिट प्लस सीपी आता है ना एसपी, ये तीसरा फॉर्मूला। तो प्रॉफिट प्लस सीपी लिख लिया, और ये प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है गेन का, वो गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100 यहाँ डाल दिया। यहाँ क्या डाल दिया, गेन के जगह मैंने ये गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100 लिख लिया प्लस सीपी। अभी इन दोनों टर्म में से हमने सीपी कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा गेन परसेंट अपॉन 100 प्लस 1। सीपी दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गेन परसेंट प्लस 100 अपॉन 100 इंटू सीपी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एसपी। यही वो फॉर्मूला है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इसको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है। देखो सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा रहता है प्रॉफिट अगर है तो सीपी कम रहेगा, तो सीपी को मुझे ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर रहना चाहिए। न्यूमरेटर ग्रेटर करने के लिए मुझे 100 में गेन परसेंट ऐड करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 100 ही रखना है, ऐसे याद रखो। तो सीपी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 से। यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर रखना जरूरी है, क्योंकि हम जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर रहता है तो क्या होगा, वो एक से बड़ा नंबर रहता है ना, न्यूमरेटर अगर ग्रेटर है तो उससे वो जो गिवन नंबर है सीपी वो बढ़ जाएगा। एसपी तो हमेशा बड़ा ही आना चाहिए सीपी से प्रॉफिट के केस में। वैसे ही ये जो 10th फॉर्मूला है 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी, तो वही वही वो डिराइव किया गया। लॉस परसेंट से लॉस का फॉर्मूला पहले निकाला, लॉस परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, और एसपी का फॉर्मूला है सीपी माइनस लॉस। ये जो लॉस है उसकी जगह ये लॉस का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर से सीपी कॉमन निकाला, 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। वो जो फॉर्मूला है 10th वन वैसे आ गया। वैसे ही 11th एंड 12th इसी फॉर्मूला में सीपी को लेफ्ट में राइट में ही रखो, और 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। 9th फॉर्मूला से 11th आ गया, और यहाँ सीपी को राइट में रखो, 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस, ये आ गया सीपी का फॉर्मूला। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मूले जो 12 के 12, इसका आप ठीक है, मैं इसका फोटो भेज देता हूँ ग्रुप पे, ये लिख लेना नोटबुक में। यूजिंग दीज 12 फॉर्मूले देयर इज वर्कशीट। सिनॉप्सिस हो गया खत्म, ये एक ही वर्कशीट है इस चैप्टर में, ये भी आज का होमवर्क। With this we complete profit and loss chapter. Next chapter, simple interest. Shall we continue? टेंशन आ रहा था ना 9th का सिलेबस कैसे खत्म होगा। अभी आप जितना होमवर्क अच्छे से सॉल्व करेंगे उतना आपको कम दिक्कत आएगा, नहीं तो फिर चैप्टर खत्म होते जाएंगे, वर्कशीट अगर नहीं होते कंप्लीट, सो यू विल बी इन ट्रबल।
अभी इसमें सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में टोटल 2 वर्कशीट है। अरे इसमें भी एक ही है, नहीं 2 है। हाँ, पहला वर्कशीट में सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरे वर्कशीट में कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आज मैं पहला पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, PTR अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। बस इसी फॉर्मूला के वो 4-5 फॉर्मूले उन्होंने बना दिए। मैंने ऐसा तो बोला था टेस्ट में सैटरडे तक जितना कंप्लीट होगा उतना आएगा। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ आप कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। तो कम से कम ये 2 चैप्टर तो हम डालेंगे, फैक्टराइजेशन एंड परसेंटेज। इसके बाद अभी आपके ऊपर है सिंपल इंटरेस्ट डालना कि नहीं, यू टेल मी। क्योंकि सर आपको प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट मेगा टेस्ट को सॉरी क्या क्या बोला था मैंने, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का अभी थ्योरी कंप्लीट कर दिया, परसेंटेज का थ्योरी कंप्लीट कर दिया। और उसके पहला चैप्टर कौन सा था इसके पहले? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन तो पूरा डालने वाला हूँ मैं। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस ये दोनों श्योरली आएंगे। मैं पूछ रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट डालना है कि नहीं, वो छोड़ दो, इसको नहीं डालेंगे। लेट अस बी फोकस्ड। तो आपको सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा अभी आज। अच्छे से सॉल्व करो दोनों वर्कशीट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है आपको। पहले हमें ये जो टर्म्स है ये टर्म्स डेफिनेशंस पता रहने चाहिए। हाँ, सो क्या होता है कि इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि बहुत बार समझो हमारे पास कुछ अमाउंट रहता है, अमाउंट हमें चाहिए रहता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए। तो हमारे पास उतना अमाउंट अवेलेबल नहीं है, सो देन वी कैन लेंड और वी कैन बॉरो फ्रॉम समवन, किसी दुसरे से। म्हणजे मराठीत म्हणायचं झालं तर आपण कुणाकडून तरी पैसे उसने घेतो, वी बॉरो द मनी, either we borrow from our relatives, friends, or we borrow from the bank also, that is called as taking loan। लेकिन ये लोन लेने के बाद समझो मैंने 1 लाख रुपए का लोन निकाला। लोन लेने के बाद मुझे बैंक को वो 1 लाख रुपए तो देना ही पड़ता है 1 साल के बाद, और उस 1 साल के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ता है, क्योंकि मैंने उनका पैसा 1 साल के लिए यूज किया ना, तो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे देना पड़ता है। सो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट, ठीक है। और एक चीज, ऑफ कोर्स ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट में अभी क्या रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑल थ्रू आउट ईयर्स, कितने भी साल के लिए लोन पे अगर हमने अमाउंट लिया तो सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम ही रहता है, प्रिंसिपल भी सेम ही रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल्स रिमेन सेम ऑल थ्रू आउट। तो सबसे पहले हम ये क्या प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या है, ये सारे डेफिनेशन देखेंगे। पहला डेफिनेशन है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स द मनी बोरोड, कितना अमाउंट आपने कितना मनी आपने बोरो किया। अमाउंट वर्ड मैं अभी यूज नहीं करूंगा क्योंकि अमाउंट वर्ड का थोड़ा अलग मीनिंग है। प्रिंसिपल मीन्स द मनी बोरोड, उसको आप चाहे प्रिंसिपल बोलो या फिर सम बोलो, वी डिनोट इट बाय कैपिटल P। इंटरेस्ट मीन्स द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर। ओके, बोरोवर ने, जिसने कर्जा लिया, उसने जिसने कर्जा दिया उसको एक्स्ट्रा मनी पे करना है, दैट एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। अमाउंट इज टोटल मनी पेड बैक बाय द बोरोवर टू द लेंडर। टोटल मनी मतलब जो प्रिंसिपल है प्लस द इंटरेस्ट, सो दैट मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी रेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
rate of interest is nothing but interest on rupees 100 for 1 year is called as rate percent per annum. मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बताने के बाद और क्लियर होगा. समझो मैंने 1,000 रुपये बोरो किए, सॉरी 10,000 रुपीज बोरो किए बैंक से, रुपीज 10,000 आई बोरोड फ्रॉम द बैंक, और उन्होंने बोला कि सर हमारा इंटरेस्ट का रेट 5% चल रहा है. तो क्या करना पड़ेगा, 1 साल के बाद मुझे बैंक को ये 10,000 जो कि प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट भी सबमिट करना पड़ेगा. तो 5% ऑफ 10,000 मीन्स 5/100 इंटू 10,000, या 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 500 रुपये जो एक्स्ट्रा है ये भी मुझे बैंक को देने पड़ेंगे. तो 10,000 प्लस 500 दैट इज 10,500. दिस मच अमाउंट आई विल हैव टू पे बैक टू द बैंक. तो ये जो रेट है ये हमेशा वेरी होते रहते हैं. बहुत बैंक, अलग अलग बैंक के अलग अलग रेट रहते हैं. पर एनम लेना है, लेकिन रेट हमेशा पर एनम रहता है. तो 1 साल के लिए कितना रेट. सो तो अभी इससे आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100. एक्चुअली R/100 जो है ना, ये एक अलग पार्ट है, और प्रिंसिपल इंटू टाइम. तो क्योंकि प्रिंसिपल तो लेना जरूरी है, और टाइम मतलब कितने साल के लिए लिया, और रेट जो है वो परसेंट में रहता है, इसीलिए R/100 भी लेना जरूरी है. सो P principal, R rate percent per annum, T is time in years. This is very important. Time is time in years. Okay. इसी से हम अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ डाल दिया, दोनों में से P कॉमन निकाला, तो ऐसा भी लिख सकते हैं. जनरली इसका जरूरत नहीं पड़ता. उसके बाद इसी फॉर्मूला को घुमा फिरा के 4 फॉर्मेट में उन्होंने बना दिया. SI का फॉर्मूला, P का फॉर्मूला, T का फॉर्मूला, R का फॉर्मूला. All these formulae, and now the questions from based on simple interest. बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर. समझो, देखो पहला क्वेश्चन. Sum of rupees 4800 is deposited in a bank for 4 years, paying SI of 6 as a whole 1/4% per annum. Then the simple interest is. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PTR/100. यहाँ P क्या है, प्रिंसिपल 4800, T टाइम कितना है 4 साल के लिए, और परसेंट पर एनम रेट कितना है 6 as a whole 1/4. PTR/100. Substitute the value, get the answer. Okay, initial questions are very easy. सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, सम मतलब प्रिंसिपल, रेट है, लेकिन टाइम जो है वो ऐसे डेट दिया है 12/2/1991 to 13/9/1991. तो 12 फरवरी से 30th 9th मंथ कौन सा रहता है, सितंबर, 30th सितंबर तक. तो वो कितना टाइम लेना जरूरी है. सो आई हैव टोल्ड यू दैट टाइम शुड बी इन ईयर्स. टाइम हैज टू बी इन ईयर्स. लेकिन ये तो 12 फरवरी से 30 सितंबर तक कितने दिन होते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने मंथ होते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको ईयर में कन्वर्ट करना है ये जो टाइम है. तो पहले डेज कैलकुलेट करो. तो देखो अभी मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन दिखा देता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम. देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में टाइम निकालना जरूरी है. तो 12 फरवरी से लेके वो जो 1991 साल है वो लीप ईयर नहीं है. तो लीप ईयर ना होने के कारण फरवरी में 28 डेज ही रहेंगे टोटल, और 12 फरवरी से लेके 28 तक टोटल 16 डेज आएंगे. ऑफ कोर्स यहाँ पे 12th फेब जो है वहां से 28th फेब, अगर आपने 12 को काउंट किया तो आपको टोटल 17 डेज मिलेंगे, लेकिन उन्होंने 16 डेज ही लिए हैं. तो याद रखना है आपको कि जिस दिन लोन निकाला वो डेट कंसीडर करने का जरूरत नहीं है. वो 12 हमने 28 में से माइनस कर दिए सीधे सीधे, जो पहला डेट था,
फेब्रुवरी महीने में 16 दिन आएंगे। मार्च में 31 डे, 30 days in April, 31 days in May, 30 days in June, 31 in July, 31 in August and 30 in September। सितंबर के सारे डेज कैलकुलेट करना है। 30 सितंबर को उसने लोन पे बैक किया इंटरेस्ट के साथ, लेकिन क्या करना है, यहाँ कैलकुलेट करते वक्त पहला दिन छोड़ के आखिरी के दिन सारे तक कैलकुलेट करने। टोटल 230 डेज आ गए। डेज को हमें अगर ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो हम 365 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 365 डेज रहते हैं। अगर वो नॉन लीप ईयर है तो वो 1991 साल है तो वो नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर रहता तो 366 से डिवाइड करना पड़ता, और फेब में भी हमें 29 डेज लेने पड़ते। सो टाइम कैलकुलेशन ऐसा करो, ये एक्स्ट्रा चीज बताया। दैट्स ऑल। विद दिस वी कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट का पहला वर्कशीट। वी विल स्टॉप टुडे। कल हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट। अभी आज का बहुत सारा होमवर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस और परसेंटेज के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो। स्पेंड टाइम, थोड़ा लेट हो जाओ, लेट नाइट करो, थोड़ा आज एक्स्ट्रा करो, लेकिन करो। दोनों के दोनों चैप्टर टेस्ट में है। थैंक यू ऑल वेरी मच। किसी को कोई डाउट? तो अभी मैं बता सकता हूँ No, sir. हमारे 11 चैप्टर लगभग खत्म हो गए। सर हाँ बोलो सर बोलो बोलो। सर वी हैव टू सॉल्व